हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सभी लोग जानते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है जो कि ऑस्टिनियन थ्योरी बोली जाती है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। आप जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन जो कि बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं, उनका क्वेश्चन तय होता है आपका चाहे आप किसी जी का एग्ज़ाम हो चाहे प्री में, तो ज़रूर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हमारे लॉ में सेमेस्टर में ये क्वेश्चन एक दो मतलब कम से कम दो तीन क्वेश्चन पक्के हैं। मतलब दो तीन क्वेश्चन सिर्फ इसी से आता है, मतलब ऑस्टिन थ्योरी से, जिसे हम कमांड ऑफ सॉवरिन बोलते हैं, उन्हीं समादेश का सिद्धांत बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हमने चर्चा की थी उसमें बताया था कि उन्होंने एक परिभाषा भी दी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी कि विधि शास्त्र जो है क्या है, वो विध्यात्मक विधि का दर्शन है या सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। तो पहले देखिए, जो ऑस्टिन की थ्योरी है, जो हम सबसे पहले बात की, आप सब जानते हैं कि इससे जो एनालिटिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल यानी विधि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, उसके पिता कौन होते हैं कहे जाते हैं, यही जॉन ऑस्टिन कहा जाता है। और विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र किसकी बात करता है, तो विधि के वर्तमान स्वरूप पे चर्चा करता है। यानी कि मतलब वो इसकी बात नहीं करता कि भविष्य में कैसा होगा विधि या पास्ट में क्या था। मतलब जैसे कि हिस्टोरिकल जरिस्प्रूडेंस है, एथिकल जरिस्प्रूडेंस है, तो उससे एक अलग अपना मतलब थॉट रखता है कि ये कैसा होना चाहिए या कैसा था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस वो प्रेजेंट फॉर्म पर, मतलब लॉ के प्रेजेंट फॉर्म पर, यानी कि वर्तमान स्वरूप पर बल देता है। तो यानी कि जैसे आप सुने होंगे केल्सन महोदय का एक थ्योरी है, हम आगे उस पर एक वीडियो बनाएंगे, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी विशुद्ध विधि का सिद्धांत। तो जो सिर्फ मतलब कि वो भी प्रेजेंट फॉर्म पर बल देता है, यानी कि लॉज एटीज की बात करते हैं, यानी कि विधि जैसा कि है, मतलब जैसा कि होना चाहिए, मे या आर्ट का मतलब उससे कोई लेना देना नहीं विधि का। मतलब कैसा था, मे भी होगा, मतलब ऐसा वैसा हो सकता था या पहले क्या था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमेशा वो किस पे बात करते हैं, लॉज एटीज की बात करते हैं। नोट कर लीजिए आप कि वो बात करते हैं लॉज एटीज की बात करते हैं, न कि लॉ और टू बी की बात करते हैं। यानी उसको हिंदी में बोलते हैं कि वह जैसा कि है विधि, प्रेजेंट टाइम जैसा कि है, मतलब जो इस प्रेजेंट टाइम फॉर्म उसका है, जैसा कि विधि है इस वर्तमान हमारे सामने जो, उसकी बात करते हैं, ना कि कैसा होना चाहिए कैसा था। तो सबसे पहली बात को जो इनको भले ही संस्थापक कहा जाता है, जो समादेश की थ्योरी का सिद्धांत है, या जैसा आप देख रहे हैं जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के संस्थापक कहे जाते हैं जॉन ऑस्टिन, लेकिन ये कहे तो जरूर जाते हैं, लेकिन वास्तव में इसके जो प्रणेता मुख्य रूप से हैं वो इनके जो गुरु थे वो रहे जर्मी बेंथम, जिन्हें हम यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं वो। और जो फिर इसके पहले जो कमांड ऑफ सोवरिन है, यानी संप्रभु का आदेश संबंधी सिद्धांत जो है ऑस्टिन का, ये प्रेरणा किससे लेते हैं डायरेक्टली अगर हम बोलें तो ये हैं जो आप एक पॉलिटिकल साइंस का एक अपना थॉट है, मतलब सिद्धांत है, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा सिद्धांत। और इसके तीन प्रमुख विचारक हैं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जिग-जैंग रूसो। तो उसमें से जो थॉमस हॉब्स हैं वो भी निरंकुश समादेश यानी संप्रभु के समादेश के सिद्धांत की बात करते हैं। उसी से प्रेरणा लेते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं कौन, आपके जॉन ऑस्टिन। पहले हम देखेंगे कि हॉब्स का मतलब जन्म कब है, किस पीरियड में है, तो आप नोट कर सकते हैं। जो थॉमस हॉब्स हैं जिसे प्रेरणा लेते हैं अपने सिद्धांत के लिए, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कमांड ऑफ सॉवरिन की बात कोई किया था वो थॉमस हॉब्स ने किया था। ये 1588 से लेकर 1679 तक इनका फ्रीडम है, यानी 1588 में इनका जन्म होता है और 1779 में ये मर जाते हैं, यानी इनका देहांत हो जाता है। ये एक इंग्लिश फिलोसफर थे। और फिर उसके बाद जो हॉब्स जाने किसके लिए जाते हैं, तो पहले बात की कि ये एक सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के प्रमुख विचारकों में से एक हैं ये। उसके बाद ये अपने किताब, एक इनकी किताब थी लेवियाथन, जो सबसे ज़्यादा ये प्री में एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपके मेंस में भी, मतलब इसमें आप मतलब उसमें आप नोट्स मतलब डाल सकते हैं, और दूसरा चीज़ की जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा लॉ का, उसमें भी आप डाल सकते हैं इसको। लेकिन ये प्री का जरूर ऐसा क्वेश्चन ये पूछता जरूर है कि आप देखेंगे उठाकर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। जो थॉमस हॉब्स हैं उनकी जो बुक है लेवियाथन है,
लेवियाथन किसका प्रतीक है? तो एक निरंकुश संप्रभु का। इस मतलब यानी जो थॉमस हॉब्स थे वो किसकी वकालत करते हैं? एक निरंकुश संप्रभु द्वारा शासन की वकालत की, मतलब उसकी वकालत करते हैं कि निरंकुश शासन हो, वही मतलब उसके अधीन सभी लोग होंगे और जो कहेगा वही, यानी कि जो उसका आदेश होगा, जो उसके मुख से निकली वाणी होगी वही कानून होगा और प्रजा उसको मानेगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जॉन ऑस्टिन उससे कहीं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो बेंथम महोदय इनके गुरु हैं वो भी पॉजिटिव लॉ की ही बात करते हैं, अधिरचनात्मक विधि की ही बात करते हैं, लेकिन जो इनका सिद्धांत है वो बिल्कुल आगे जाकर इनका शिष्य जो जॉन ऑस्टिन बिल्कुल एकदम एक अलग उसमें परिवर्तन ला देता है। यानी कि जो बेंथम महोदय हैं, बेंथम महोदय किस सन में है तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। बेंथम है 1748 से 1832, यानी 1748 में इनका जन्म होता है और 1832 में इनका देहांत हो जाता है। ये किसके लिए जाने जाते हैं? उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म सिद्धांत, मतलब विचार के लिए जाने जाते हैं ये। फिर इनका जो उपयोगितावाद सिद्धांत सबसे अपने शब्दों से ही कहीं इनका प्रलक्षित है, यानी कि उपयोगितावाद। तो ये इसमें ये इनकी जो थ्योरी है मोरल थ्योरी है, यानी कि इसमें मोरलिटी है। फिर उसके बाद जॉन ऑस्टिन कब से हैं? तो 1790 से 1859, यानी 1790 से लेके 1859 तक इनका काल है। मतलब 1790 में जन्म लेते हैं और 1859 में इनका देहांत हो जाता है। तो फिर हम आगे देखेंगे ये सॉवरेंटी की जो इनकी तीन चीज़ें, मतलब तीन जॉन ऑस्टिन का, मतलब अब हम जॉन ऑस्टिन की ही पढ़ेंगे, भले इन्होंने प्रेरणा इससे लिया, चाहे बेंथम से लिया हो, चाहे जॉन हॉब्स थॉमस हॉब्स से, लेकिन अब हम पढ़ने किसको? जॉन ऑस्टिन को। तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत है इसमें आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने तीन चीज बात करते हैं, ये प्रमुख तीन रूप में इसको, जो तीन लक्षण है ऑस्टिन के सिद्धांत का। कमांड ऑफ सॉवरेन, जिसे हम ऑस्टिन का सिद्धांत बोलते हैं। फिर इसमें तीन चीजें, एक समादेश, पहला आप नोट करिए, समादेश इंग्लिश का कमांड। सेकेंड लक्षण, दूसरा इसका लक्षण जो है वो एसेंशियल, वो है संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन पावर। और थर्ड है सस्ती यानी सैंक्शन, मतलब कि पनिशमेंट, दंड। देखिए जो ऑस्टिन महोदय का समादेश का सिद्धांत है, इनका कहना ये है कि जो एक राजा है जो कि एक सॉवरेन है, मतलब किसकी वकालत करते हैं? एक निरंकुश राजा की, निरंकुश सॉवरेन की, जो कि एक सुप्रीम पावर है, मतलब पूरे राज्य में सबसे सुप्रीम वही है। वही जो मतलब उसके मुख से जो निकलेगी वाणी या जो उसको कानून बना देगा, जो कह देगा वही कानून होगा, उसका हर एक आदेश कानून है और कोई कानून नहीं है। ये नहीं कि कोई घोषणात्मक कानून या न्यायालय से जुड़ा कोई कानून, मतलब इन सबको वो मानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बेंथम से इनका सिद्धांत अलग, बेंथम इनके हाल के गुरु थे, लेकिन बेंथम से प्रमुख रूप से इनका एकदम अलग होने का कारण ये है कि बेंथम का जो सिद्धांत था वो मोरल थ्योरी थी, मोरल मतलब उसको नैतिकता को जगह थी, लेकिन जो जॉन ऑस्टिन है उसमें इन्होंने कहीं भी मोरालिटी जगह नहीं दी, यानी कि लॉ को मोरालिटी से बिल्कुल अलग कर देंगे। ये क्या करते हैं? नोट कर लीजिए, सेपरेशन ऑफ मोरालिटी एंड लॉ, नैतिकता और विधि का वो मतलब अलगाव कर देते हैं ना, पृथक्करण कर देते हैं। वो क्या करते हैं? मतलब लॉ एजिटिस की बात करते हैं। जब लॉ एजिटिस की बात आती है तो अपने आप ये कहीं कहीं मतलब लॉ के बहुत मतलब इस चीज़ पे बल दिया जाता है कि जब कैसा होना चाहिए, जब कैसा होना चाहिए आप बल देंगे तो उसमें आप मोरालिटी को देखेंगे, और कैसा था तो आप पास्ट में जो आपका परंपराएं हैं, रीति हैं या जो भी उसमें आप देखते हैं, लेकिन जब लॉ एजिटिस की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसकी कमी हम पाते हैं। और तो इसीलिए जो सॉवरेन का सिद्धांत है, सुपर मतलब नोट करते चलिए, तीनों क्या है? तो समादेश है, फिर दूसरा लक्षण है संप्रभु शक्ति, सस्ती। अब संप्रभु शक्ति मतलब क्या है? कि सॉवरेन पावर, जो संप्रभु शक्ति मतलब अथाह शक्ति, पूरी राज्य में सबसे ज्यादा क्या है? मतलब सॉवरेन मतलब एकदम निरंकुश है वो, मतलब पूरी सुप्रीम पावर उसके पास है। थर्ड क्या? सस्ती है, यानी कि कानून नहीं, राजा ने जो मतलब कानून बनाया, मतलब कहा वो कानून है। दूसरी बात, प्रजा जो उसको मानने के लिए बाध्य भी है, यदि अगर प्रजा नहीं मानती है तो वो उस पर जो राजा है, जो संप्रभु, उसको दंडित भी कर सकता है, दंडित करेगा। इसमें ये जो तीनों उनका लक्षण है कि समादेश यानी कमांड, संप्रभु शक्ति सॉवरेन पावर, और थर्ड है सस्ती यानी सैंक्शन। ये तीनों चीज किसको हमको दिखाता है इसमें? तो ये हम तीनों जब पढ़ेंगे तो इस पर निष्कर्ष जो आता है, कंक्लूजन निकलकर, ये दो चीज दिखाता है। एक तो सुप्रीम पावर, सेकंड दिखाता है अनडिवाइडेड एंड अनलिमिटेड, यानी कि ये सर्व शक्ति लिए हुए है और सुप्रीम पावर है, दूसरा अनडिवाइडेड है, मतलब विकर्णी कोई अनडिवाइडेड, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है किसी और किसी कानून का नहीं, जो है संप्रभु इसी का जो भी आदेश, जो भी कुछ यही कानून है। और ये अनलिमिटेड जो इसकी शक्ति है एकदम अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है।
इसी से बेंथम महोदय इनके गुरु जो है सहमत नहीं है, क्योंकि जो बेंथम का है उसमें लिमिटेशन है। मतलब वो न्यायालय जो घोषणात्मक कानून होता है, चाहे न्यायालय कानून और जो लोकल लॉ हैं, स्थानीय लॉ या पारिवारिक विधि है जो घरेलू स्तर पे बनते हैं, निर्माण बनते हैं, सामाजिक स्तर पे उसको स्वीकारते हैं, लेकिन जॉन ऑस्टिन सीधे सीधे इसको खारिज कर देता है, इसको नकार देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल ये निरंकुश, एक निरंकुश सिद्धांत है ये। देखिए जो ऑस्टिन है वो सिर्फ दंड की बात करता है, पर जो बेंथम होता है वो दंड और इनाम दोनों की बात करते हैं, यानी कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड बोथ। लेकिन ऑस्टिन महोदय क्या सिर्फ सैंक्शन की बात करते हैं, यानी यदि आपने उनका बात कहना नहीं माना, आदेश नहीं माना, तो आपको दंड दिया जाएगा और आप मानने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं। इसीलिए इनकी बहुत ही आलोचना भी की जाती है। प्रोफेसर हार्ट ने इसे क्या कहा है, बंदूकधारियों की विधि जैसी, मतलब उन्होंने इसे बताया कि ये बंदूकधारियों की विधि है, मतलब किसी एक समान ऐसे नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बेंथम थे वो भी मेन यही तो रहे हैं इसके विचारक, लेकिन जो आपका ऑस्टिन है वो सबसे बड़ा समर्थक इसका है, वो ये जो मोनार्की सिस्टम राजतंत्र का समर्थक तो है ही वो, लेकिन कैसे राजतंत्र का समर्थक है, एकदम निरंकुश राजतंत्र, यानी जो राजा वो सुप्रीम है, सॉवरीन है, उसका एक एक बात कहा हुआ कानून है। अदरवाइज और एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज और कोई कानून नहीं है, बस राजा का जो आदेश वही कानून है। अब जब देखिए जब हम आलोचना करते हैं इसके ऑस्टिन के सिद्धांत का, कमांड ऑफ सॉवरेन का, तो समादेश के सिद्धांत का, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, जब हम आज की कसौटी पर इसको बांटते हैं तो एकदम फुल्ली फेल्ड नज़र आता है, क्योंकि आप आज के टाइम पे जहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के टाइम है, लोकतंत्र का समय है, तो यहाँ पे आज इस तरीके से एक निरंकुश राजा या कि तले पूरी प्रजा को रखना है, इस तरीके का सिद्धांत देना बुलंद निरर्थक है और हमको बिल्कुल सफल भी नहीं है, क्योंकि आज देखिए पूरे विश्व में लोकतंत्र की व्यवस्था है, एक दो अगर आप दो चार जगह छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ लोकतंत्र हर जगह है, लेकिन जिस राजतंत्र की या निरंकुश संप्रभु की बात ऑस्टिन करते हैं वैसा कहीं नहीं है। कुछ हद तक आप देख सकते हैं, हद तक का कह सकते हैं कि जो कमांड ऑफ सॉवरेन या समादेश का सिद्धांत ऑस्टिन का, उसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल कहीं है तो वो आपका नॉर्थ कोरिया है। वहाँ का जो रूलर है, शासक, तानाशाही, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, किम जोंग, वो इसी का प्रतीक है। क्योंकि वो देखते हैं आप खड़े खड़े, अभी हाल ही में एक न्यूज आया था कि वहाँ पे कुछ बाढ़ से बहुत लोगों ने, हजारों लोग बाढ़ में मतलब बह गए, तबाह हो गए, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे जो पब्लिक थी जिसको, उसने पता किया कि इसमें कौन कौन कारण रहा है, इसमें मतलब बाढ़ आने का, कंट्रोल ना होने का, जो भी अधिकारीगण उस विभाग से जुड़े हुए थे सबको उसने मतलब मृत्यु दंड दे दिया, गोलियों से उसने भुनवा दिया। तो ये क्या, एक निरंकुश राजतंत्र जैसा है और कुछ नहीं है। और जब से वो मतलब उस पर रूल कर रहा है वही है, और कोई मतलब अभी तक कोई चुनाव वगैरह नहीं हुए वहाँ। और कुछ हद तक आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही है स्थिति है आपकी चाइना में। और तीसरे पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि उतना कोई निरंकुश व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक यह है कि मतलब डिक्टेटरशिप कहीं न कहीं तो आपका रशिया में भी देखने को आपको मिल सकता है। यानी जो ऑस्टिन की थ्योरी है उसका सेंट्रल मतलब केंद्र बिंदु क्या है, सबसे केंद्र बिंदु क्या है, सिर्फ क्या है, पावर, सुप्रीम पावर। तो इसकी आलोचना इस आधार पे आप कर सकते हैं कि विधि जो है एक प्रकार की व्यवस्था है और केवल संप्रभु का आदेश नहीं है, मतलब कि व्यवस्था मतलब कि ये निचले से लेके, एक निचले स्तर से लेके अपने अपर लेवल तक ये एक सिस्टम बना हुआ है। और कानून का निर्माण खाली आदेश तक नहीं है, लोकल लॉ जो भी घोषणात्मक सिद्धांत कानून है, और जो न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय डिसीजंस आते हैं वो भी कानून है। और पारिवारिक स्तर पे जो हम अपने लिए लॉ बनाते हैं, घर में एक पारिवारिक कानून बनाते हैं कि मतलब एक दायरा बनाते हैं, पंचायत में कानून बनता है, लोकल लॉज होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, समाज में लोगों को ऐसे रहना है। और कहीं ना कहीं जब कानून बनता है हमारे समाज में तो एक बार ये भी देखा जाता है कि मोरल रूप से भी उसको, मोरल नैतिकता के आधार पर भी कानून को परखा जरूर जाता है एक बार। कभी कभी वो बात अलग है कि जरूरी नहीं कि जो कानून हो वो नैतिक भी हो, लेकिन एक बार जरूर उसको नैतिकता के पलड़े पर उसको तौला जरूर जाता है, क्योंकि जो मर्यादा नैतिकता हमारे समाज का आधार, जिससे समाज एक हमारे व्यवस्थित रूप से चलता है। यदि
हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। बस यहीं अपने हम सब तो विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।